मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कंप्लीट किया, राइट फ्रॉम द एक्सटर्नल नेयर्स अप टिल द एल्वियलस। नाउ इन टुडेज क्लास लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने उसे दो में डिवाइड किया था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसके थ्रू एयर अंदर आएगी, एंड फाइनली द मेन ऑर्गन दैट इज द लंग्स, जिसके अंदर प्राइमरी ब्रोंकस एंटर करके एंड अप टू दी एल्विलाई पूरा का पूरा पार्ट प्रेजेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट लंग्स नाउ। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में टू लंग्स प्रेजेंट होती हैं, वन पेयर ऑफ लंग्स, वन इज राइट साइड, वन इज लेफ्ट साइड, और ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है यानी थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स वी हैव one pair of lungs, and where are they present? In the thoracic, which is also called the chest cavity, in the chest cavity. Now lungs जो है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसी thoracic कैविटी में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज द हार्ट। और इस हार्ट और लंग्स को नेचर ने स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा है, इसके चारों तरफ बोन्स का, हड्डियों का एक पिंजरा बना के। दिस इज कॉल्ड द thoracic cage. So lungs are well protected inside the thoracic cage. Let us first write this down and then we'll talk about this thoracic cage. So let me write that it is protected in thoracic cage. All right. Now thoracic cage एक बोनी केज है, केज मतलब पिंजरा है, ताकि ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके। कैसा पिंजरा बनेगा आप इमेजिन करिएगा। फ्रंट में ये जो हमारी चेस्ट बोन है, आप अगर यहाँ हाथ लगाएं आपकी नेक में तो एक गड्ढा दिखेगा आपको, यहाँ से लेके अगर आप फॉलो करें तो इस जगह पे आकर ये हड्डी खत्म हो जाती है, आपको ये हार्डनेस खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द स्टर्नम, दैट इज द चेस्ट बोन। और प्लस यहाँ पर रिब्स है जिन्हें हम पसलियां कहते हैं। सो वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स। सो फ्रंट साइड में ये बोन्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है, दैट इज द स्टर्नम and the ribs. So let us write down about this thoracic cage. This is very very important. Ventral. Ventral side पर क्या क्या है? Sternum, that is the chest bone, and ribs. Now पीछे की साइड किससे प्रोटेक्टेड है? वही रिब्स, क्योंकि रिब्स पूरी ऐसी, आपने कंकाल स्केलेटन आई एम श्योर देखा होगा, हम डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। इस तरह से रिब्स पूरी कवर करे हुए हैं। सो पीछे भी रिब्स है, प्लस पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। सो डॉर्सली what are the bones which are protecting these organs? They are vertebrae and ribs again. Now sides में किससे covered है ये? वही ribs, क्योंकि ribs पूरी इस तरह से घूम के जा रही है, आगे sternum पे अटैच है और पीछे vertebrae पे अटैच है। So laterally, on the lateral sides there are again ribs, पिंजरे की तरह। Now इस पिंजरे को हमने इस तरह से सब तरफ से कवर कर दिया, पर ऊपर और नीचे भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। नीचे दैट मीन्स द पोस्टीरियर पार्ट। हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम अभी दोबारा देखेंगे। दोनों लंग्स हैं और लंग्स के नीचे यहाँ पर एक डोम शेप का गुंबद आकार की मसल होती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। ये मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स का स्पेशल फीचर है। ये डायफ्राम की मसल चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। सो पोस्टीरियरली वी हैव द डायफ्राम एंड दिस इज अ थिक मसल, सो इट प्रोटेक्ट्स दीज स्ट्रक्चर्स। एंड ऊपर की तरफ अगर हम देखें यानी एंटीरियरली, तो एंटीरियर में अगेन एक तो पूरी नेक है, गर्दन आ गई, प्लस यहाँ पर ये जो कॉलर बोन्स होती हैं दो, दीज आर द प्रोटेक्टिंग बोन्स ऑफ द thoracic cage. So we have the neck and clavicle, कॉलर बोन का दूसरा नाम clavicle. So this entire thing is the thoracic cage और इसके अंदर lungs well protected है। अब one pair of lungs है, यानी कि we have the right lung and the left lung.
So there are 2 lungs present. Left lung. Now, इसके डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है थोरैसिक केज पे। राइट लंग मतलब जो हमारी, जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन इसको मानते हैं, तो जो राइट साइड में वो राइट लंग, लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट लंग। अब राइट लंग जो है वो बिगर होती है और लेफ्ट लंग थोड़ी सी छोटी होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज लार्जर और बिगर, और बड़ी है तो हेवी भी ज्यादा होती है, सो इट इज हेवियर। ये करीब 625 ग्राम्स इसका वेट होता है, जबकि लेफ्ट लंग जो है दिस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, लिटिल स्मॉलर, एंड इट इज कंपैरेटिवली लाइटर, इट इज अबाउट 565 ग्राम्स। ऑलराइट, नाउ राइट लंग जो है स्टूडेंट्स, इस जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट लंग को हार्ट भी अकोमोडेट करना है, वहां पर क्या चीज आनी है, हार्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना है, और हार्ट के प्रेजेंट होने के लिए इस लेफ्ट लंग में एक गड्ढा होता है, एक नॉच होती है। हार्ट के लिए कार्डियो वर्ड यूज करते हैं, सो इस नॉच को कार्डियक नॉच कहते हैं। ये लेफ्ट लंग में मिलेगी, राइट लंग में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। सो हियर देयर इज अ कार्डियक नॉच प्रेजेंट, और यहां पर ये कार्डियक नॉच जो है ये एब्सेंट होगी। सो लेट अस राइट कार्डियक नॉच इज एब्सेंट। These are some of the basic differences. Right lung is larger, heavier, and the cardiac notch is not there, whereas in the left lung the cardiac notch is present. Now, जो राइट लंग है स्टूडेंट्स, वो 3 लोब्स में डिवाइड करती है, इट हैज 3 लोब्स। और अगर हमें 3 डिविजन्स करने हैं किसी भी चीज के, तो हमें कितनी लाइन खींचनी पड़ेंगी, 2, यानी फिशर्स, जो गड्ढे हैं जिनके थ्रू ये डिवाइड हो रही है, दे आर कॉल्ड फिशर्स। सो दे हैव 3 लोब्स एंड 2 फिशर्स, जबकि लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 लोब्स हैं, और 2 लोब्स बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 फिशर चाहिए। ठीक है, सो these are the main differences between the left and the right lung. Now if we have to draw the structure, how will we draw? हम यहाँ ट्रेकिया से स्टार्ट कर रहे हैं। Let us suppose this is the trachea. Now ट्रेकिया में सी शेप रिंग्स होंगी, ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स होगा, हम उसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इस तरह से ये होगा। Now this trachea will divide into primary bronchus, ये वाला vertical होगा, ये थोड़ा सा horizontal होगा, and these will enter into the lungs now. So let us draw, this is the first lung, और ये जो लंग है स्टूडेंट्स, ये कंपैरेटिवली बड़ी है, like this, और जो सेकेंड लंग है लेफ्ट वाली, वो थोड़ी सी छोटी है। क्यों? क्योंकि उसमें ये नॉच आ गई, like this, तो ऑटोमेटिकली ये कैसी होगी, छोटी हो गई, छोटी हो गई तो ये कम हैवी होगी। नाउ यहां पर नीचे है डायफ्राम, like this, और इस तरह से फिर ये इसके डिविजन्स यहां पे पहले हम कर देते हैं। यहां पे 2 लोब्स हैं, इस तरह से डिविजन्स है, और यहां पर 3 लोब्स हैं स्टूडेंट्स। तो किस तरह से डिवीजन है, 1, 2 and 3। ऑलराइट, नाउ ये जो ऊपर वाला लोब है, दिस इज द सुपीरियर लोब, ऊपर है तो सुपीरियर लोब, एंड दिस वन इज द इंफीरियर लोब। और जो फिशर इसको डिवाइड कर रही है, ये ऑब्लिक है, सो दिस इज द ऑब्लिक फिशर, सिंगल फिशर। दिस इज द लेफ्ट लंग, लेट मी राइट, दिस इज द लेफ्ट लंग, ये डायफ्राम। नाउ राइट लंग की बात करें, सो दिस इज द सुपीरियर लोब, ये इंफीरियर लोब हो जाएगा नीचे वाला, और बीच में एक थर्ड लोब भी है, एंड दैट इज द मिडिल लोब। इसको याद रखना बहुत सिंपल है, जो लंग बड़ी है वही ज्यादा हैवी है और उसी में ज्यादा डिविजन्स है, सो दिस इज द मिडिल लोब। 2 फिशर्स हैं इसमें स्टूडेंट्स, ये वाली हॉरिजॉन्टल फिशर हो जाएगी, सीधी है क्योंकि, सो दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर,
and this is again oblique fissure. So 2 fissures and 3 lobes, and this part, this is the cardiac notch. यहीं पर हार्ट प्रेजेंट होगा, हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से मुट्ठी के शेप में यहाँ पर हार्ट होगा ऑन द टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो लंग है स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी पेरिटोनियम की लेयर होती है इसे प्रोटेक्शन देने के लिए। हमने पढ़ा है हर ऑर्गन के चारों तरफ पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है, जिसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में मीजेंट्री पेरिटोनियम कहा था। यहाँ हम उसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं, इसलिए प्लूरा वर्ड भी लंग से रिलेटेड है। ये डबल लेयर्ड है। अब मैं इसको समझने के लिए दूर बना रही हूँ, बट एक्चुअली इसकी 2 लेयर्स हैं, एक आउटर एक इनर। इनर वाली लंग से बिल्कुल चिपकी रहती है, बट हम समझने के लिए इसे थोड़ा सा दूर बना रहे हैं। सो दिस इज द इनर लेयर, सपोज एक्चुअली पूरी चिपकी हुई है, ऐसे ही इस तरफ भी होगी। ऑलराइट, लाइक दिस इज कवरिंग द लंग completely. It is a peritoneum surrounding the lungs, और ये डबल लेयर है, तो मैं एक लेयर इसकी और बना देती हूं लाइक दिस। इस तरह से, ऐसे ही दूसरे साइड भी होगी। जो अंदर वाली लेयर है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं, क्योंकि वो विसरा यानी लंग एक इंटरनल ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सो ये जो येलो वाली है स्टूडेंट्स, दिस इज विसरल प्लूरा, इनर वन। और जो पिंक कलर से बनाई है, दिस इज, हमने पढ़ा है आउटर को हम पेराइटल कहते हैं, मैं लिख देती हूँ, दिस इज इनर विसरल प्लूरा एंड दिस इज आउटर पेराइटल प्लूरा। इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह है, ये वाली जो खाली जगह है, इस स्पेस को कहते हैं प्लूरल स्पेस। सो दिस इज प्लूरल स्पेस, द स्पेस बिटवीन विसरल एंड पेराइटल प्लूरा। और ये खाली नहीं है, यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ है। लेट अस ड्रॉ, यहां पे एक फ्लूइड फिल्ड है, मैं एक ही लंग में बना रही हूं, ये दोनों में होगा। इस फ्लूइड को कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। ऑलराइट, सो दिस इज प्लूरल फ्लूइड। व्हाट इज प्लूरल फ्लूइड? इट इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लूरल स्पेस, प्लूरल फ्लूइड। नाउ ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा? जब लंग एक्सपैंड करेगी या कोई इंजरी अगर होगी तो ये कुशन की तरह काम करेगा, ताकि इस लंग को फ्रिक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट कर सके, बचा सके। एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा ये जो फ्लूइड है। ऑलराइट, अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार पहले, फिर हम आगे का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लंग्स कवर्ड बाय डबल लेयर्ड peritoneum, which is known as double layered pleura। प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन एक ही बात है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इट इज डबल लेयर्ड प्लूरा। कौन कौन सी 2 लेयर्स है? इट इज द इनर विसरल प्लूरा एंड आउटर पेराइटल प्लूरा। ऑलराइट, इनर विसरल एंड आउटर पेराइटल। इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, स्पेस इन बिटवीन दीज टू, इट इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस। ऑलराइट, क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज द प्लूरल स्पेस एंड दिस स्पेस इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। नाउ इस प्लूरल फ्लूइड के फंक्शंस पूछे जाते हैं। क्या फंक्शंस है इसके? इट प्रिवेंट्स, और इट रादर वी कैन राइट इट प्रोटेक्ट्स लंग्स फ्रॉम
friction and mechanical injury, from friction and mechanical injury. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन आता है. नाउ व्हाट हैपेंस, दो और क्वेश्चन इस पे बनते हैं. कभी कभी किसी इंफेक्शन के कारण, जनरली बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो कंडीशन है उसे प्लूराइटिस कहते हैं. आइटिस वर्ड इन्फ्लेमेशन के लिए लगा रहे हैं. सो व्हाट इज प्लूराइटिस? डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. प्लूराइटिस इज इक्वल टू इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लूरा. और ये जनरली इंफेक्शंस के कारण होता है. नाउ इन्हीं इंफेक्शंस के कारण जब इसका इन्फ्लेमेशन होता है तो प्लूरल फ्लूइड बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, और एक्सेसिव प्लूरल फ्लूइड की कंडीशन को कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन. एफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकलना. बहुत सारा प्लूरल फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्पेस में बाहर निकल रहा है. सो दिस इज कॉल्ड प्लूरल एफ्यूजन. सो व्हाट इज प्लूरल एफ्यूजन? प्लूरल एफ्यूजन सिंपली मीन्स, ये दोनों पे क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट मीन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस. इन प्लूरल स्पेस. अब क्या होगा इसके कारण से? अगर ये फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, नॉर्मल से ज्यादा, तो ये लंग्स पे प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी. लंग्स इजीली प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे. सो excessive amount of pleural fluid in pleural space, and what it will cause? It will cause difficulty in breathing. Difficulty in breathing. And this difficulty in breathing is also called dyspnea. हम पढ़ेंगे बाद में भी. So it causes dyspnea. Alright? So अगर आपने कभी सुना हो कि किसी की छाती में से पानी निकाला, उसका मतलब है कि ये जो प्लूरल स्पेस है, यहाँ प्लूरल फ्लूइड भर गया है. जनरली ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस होते हैं, टीबी, इसमें चेस्ट में पानी भर जाता है. एक्चुअली चेस्ट में पानी नहीं भर रहा है, जो प्लूरल स्पेस है वहां पे प्लूरल फ्लूइड का एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया है, जिसके कारण से उस इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है. सो डॉक्टर्स जो है वो उस प्लूरल स्पेस में नीडल डाल के और एक्सेसिव फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको बाहर ड्रेन आउट कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट लंग्स. नाउ हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ लिया, हमने लंग्स पढ़ लिया. अब हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमंस के. नाउ वी विल सी हाउ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस. सो प्लीज नोट दिस डाउन. So now students, let us try to understand how the actual process of respiration happens. हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था that there are 5 steps which are involved in respiration. सबसे पहले breathing, that is we intake air from the atmosphere into the lungs and we exhale the CO2 rich alveolar air. Now you know alveolar air मतलब वो air जो alveolus में present है, जो blood से exchange होकर alveolus में पहुंची है back into the atmosphere. This is known as breathing. Breathing के बाद में exchange at alveolar surface between alveolus and capillary, then transport of these gases, फिर वापस इनका exchange tissue level पे, and then the actual cellular respiration. इस चैप्टर में हम फर्स्ट 4 स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं. जो लास्ट स्टेप है, यानी कि इस ऑक्सीजन का यूज करना सेल के अंदर टू प्रोड्यूस एटीपी, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो एक अलग चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे. It is not considered a part of this chapter. So we will be dealing with the first 4 steps. So now let us begin with the steps of respiration. हम एक्चुअली बात कर रहे हैं अब कि किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा. We'll talk about the first process. We'll begin, that is breathing. हम इसकी डेफिनेशन दोबारा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब है एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स के अंदर लेना और CO2 रिच एयर को लंग्स के बाहर फेंकना. यानी इसमें 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं. वन इज इनहेलेशन
इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, सांस को अंदर लेना, हवा को अंदर लेना, दिस इज इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू लंग्स एंड दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये अच्छे से लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्टिव प्रोसेस मतलब इसमें एटीपी यूज होगी, और एटीपी क्यों यूज होगी? क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सो दैट मीन्स देयर इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, सो दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी अभी हम पढ़ेंगे। नाउ the second part is exhalation, that is expiration. Now what is expiration? Expiration means expelling out, बाहर फेंकना, expelling out CO2 rich alveolar air into atmosphere. And this is a passive process. यहां पर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, कोई एटीपी का यूज नहीं होता है, so this is passive. Now these both are very very important questions. So we'll talk about both these one by one. आइए पहले हम बात करते हैं इनहेलेशन की। अब स्टूडेंट्स, इनहेलेशन हो या एक्सहेलेशन हो, ब्रीदिंग में हमें एक बात समझ आनी चाहिए कि एयर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। सो ब्रीदिंग या एक जनरल बात है दैट एयर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, जस्ट लाइक वाटर। जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा प्रेशर है, वहां से कम प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। ये एक सिंपल सी बात है जो हम सब जानते हैं। यानी कि जब हम चाहते हैं कि एयर लंग्स के अंदर आए तो लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए ताकि हवा अंदर आ जाए, और जब हम चाहते हैं कि लंग्स से एयर बाहर जाए तो लंग्स का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ इनहेलेशन में दो मसल्स इन्वॉल्व हैं। अब यहां पे मसल्स की बात क्यों आ रही है? क्योंकि लंग्स का हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने लंग्स में मसल्स नहीं पढ़ी। लंग्स थे और चारों तरफ उसकी प्लूरा थी। वी डिड नॉट रीड अबाउट एनी मसल्स। जबकि जब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था तो हमने उसमें प्रॉपर मस्कुलर लेयर पढ़ी थी, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस इंटरना। तो इंटेस्टाइन की वॉल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल खुद ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती थी, बट लंग्स के साथ ऐसा नहीं है। लंग्स में मिनिमम मस्क्यूलेचर है। क्योंकि मिनिमम मस्क्यूलेचर है तो लंग्स खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकती, कुछ फोर्स चाहिए उसको ताकि लंग्स एक्सपैंड हो और लंग्स कंप्रेस हो। वो फोर्स प्रोवाइड करेंगी मसल्स, और ये मसल्स कहां अटैच है? जो लंग के चारों तरफ बोन्स हैं, रिब्स और जो डायफ्राम है, इन पे जो मसल्स लगी हुई है रिब्स के बीच में और प्लस डायफ्राम, ये मसल्स हेल्प करेंगे ताकि थोरैसिक केज का डायमीटर बढ़े तो लंग्स एक्सपैंड हो, क्योंकि लंग्स के पास खुद का मस्क्यूलेचर मिनिमम है। सो इनहेलेशन में इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, दैट मीन्स देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कौन कौन सी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा? लेट अस राइट डाउन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू मसल्स will happen. Now what are these two muscles? Number one is diaphragm and number two is the ribs है 12 जोड़ी, दो रिब्स के बीच में मसल है। रिब्स के लिए कॉस्टा वर्ड यूज करते हैं, तो रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं दो रिब्स के बीच में, उसे कहेंगे इंटरकॉस्टल मसल। जैसे दो स्कूल के बीच में कंपटीशन है तो इंटर स्कूल कंपटीशन, दो रिब्स के बीच में मसल है तो इंटरकॉस्टल मसल। ये दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंस्पिरेशन में हेल्प करेगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सो लेट अस राइट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। So these are the two muscles जिनमें की कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा आइए समझते हैं।
सपोज करिए हम साइड से देख रहे हैं एंड लेट अस सपोज दिस इज अ लंग. नाउ पीछे की तरफ ये बैक साइड है, बैक साइड में क्या है? वर्टिब्रे. सो लेट अस ड्रॉ सम वर्टिब्रे. दीज आर द वर्टिब्रे. नाउ फ्रंट में रिब्स है, बट हम कट सेक्शन देख रहे हैं साइड से, तो हमें रिब्स गोल गोल दिखेंगे, कट कर दिया है. सो यू विल फाइंड रिब्स लाइक दिस. कट सेक्शन देख रहे हैं, ये रिब्स है और नीचे डायफ्राम है. और डायफ्राम जो होता है स्टूडेंट्स, ये डोम शेप्ड मसल होती है, और यू कैन से इट इज जैसे गुंबद होता है उस तरह का, लाइक दिस. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो डायफ्राम है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसकी जो मसल्स हैं उन्हें फ्रीनिक मसल्स कहते हैं या रेडियल मसल्स कहते हैं. रेडियल मसल्स. नाउ व्हाट हैपेंस, इन मसल्स, ये जो मसल्स हैं डायफ्राम की, ये रिब्स है, दोनों तरफ रिब केज है और ये नीचे डायफ्राम है. ये मसल डायफ्राम और रिब केज से कनेक्टेड है. जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, नीचे का डायफ्राम जो डोम शेप था वो फ्लैट हो जाता है. सो व्हाट विल हैपन, दिस विल कम डाउन एंड इट विल बिकम फ्लैट लाइक दिस. ऑलराइट. सो इंस्पिरेशन में पहली चीज क्या हुई, डायफ्राम becomes flat जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई. सो व्हाट हैपेंस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सो इट बिकम्स फ्लैट. और जैसे ही फ्लैट हुआ स्टूडेंट्स, तो अब इतनी वॉल्यूम की पहले लंग्स की, अब लंग्स की वॉल्यूम यहां से यहां तक हो गई, यानी वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस. इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वर्ड लंग के लिए यूज करते हैं, लंग के अंदर की वॉल्यूम यानी इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस. सो व्हाट हैपेंस, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस. नाउ व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम जब बढ़ती है तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर कम हो जाएगा. सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर रिड्यूसेस और डिक्रीजेस. कितना डिक्रीज होता है, ये अराउंड -2 to -6 mmHg रिड्यूस हो जाता है, इतना कम हो जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर. और हम जानते हैं कि एयर हायर टू लोअर प्रेशर फ्लो करती है. अब नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर हो गया है तो एटमॉस्फेयर का ज्यादा हो गया है, तो एयर विल एंटर इनसाइड. सो नाउ व्हाट विल हैपन, एयर एंटर्स इनटू लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर. और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है, ये कौन से एक्सिस में बढ़ा है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में. सो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एपी एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो रिब्स के बीच बीच में मसल्स हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स, तो स्टर्नम और स्टर्नम से जुड़ी हुई रिब्स, इनको ये बाहर और ऊपर की तरफ फैलाती हैं. और जब रिब केज, जो स्टर्नम और रिब्स हैं, ये सारी की सारी 12 पेयर ऑफ रिब्स बाहर और ऊपर की तरफ फैलेंगी, तो वापस से वही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और ये भी हेल्प करेगा एयर को अंदर आने में. सो व्हाट विल हैपन हियर, like this, they will move up and out. Let us write down that ribs and sternum moves, मैं यहां लिख देती हूं इसे, moves up and out. कुल मिलाके वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, एयर विल come inside. This is the process of inspiration. So let us write down, इनका जब contraction होगा ये कितनी होंगी, 11 pairs. हमारी ribs होती है 12 pairs, 12 के बीच बीच में तो 11 pairs. What will happen? Same, ribs and sternum
कैसे मूव हो जाएंगे, अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड बाहर की तरफ। याद रखना बहुत सिंपल है, हमें कुल मिला के वॉल्यूम बढ़ाना है। सेम, सो व्हाट विल हैपन, सेम थिंग, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज एंड देन सेम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर reduce, and so again air moves inside. So that means inspiration के लिए 2 processes हुए हैं, that is the contraction of diaphragm and contraction of external intercostal muscles। और यहाँ पर जो वॉल्यूम बढ़ी है ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ी है। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं और ये याद रखना बहुत इजी है क्योंकि रिब्स इस तरह से है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर है और डायफ्राम एपी एक्सिस पे है। सो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सो दिस इज हाउ द इंस्पिरेशन हैपेंस। आप इसको लिखिए, देन विल टॉक अबाउट द एक्सपायरेशन। So this is the process of inspiration in which there are 2 muscles contracting, and since muscles are contracting, they will need energy, and so it is an active process. Now let's talk about exhalation, that is the expiration. अब हमने ये कहा, अभी अभी पढ़ा था कि it is a passive process, passive process। यहाँ कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, आइए हम उसी डायग्राम को एक बार दोबारा बनाते हैं। सपोज दिस इज द लंग, ये पीछे है वर्टिब्रल कॉलम जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रिब केज फॉर्म हो रहा है, और फ्रंट में जो है रिब केज है, रिब्स एंड स्टर्नम है, जो कि अब किस पोजीशन में है, इस तरह से है, थोड़ी सी बाहर, आउटवर्ड एंड अपवर्ड प्रोजेक्टेड है। और डायफ्राम अभी कैसा है इस पोजीशन में, अभी डायफ्राम फ्लैट है, लाइक दिस। ये इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ये सब कनेक्टेड है स्टूडेंट, हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। इस तरह से होगा, ये डायफ्राम से कनेक्टेड होगा, ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड। नाउ व्हाट हैपेंस, एक्सपायरेशन में कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स है वो रिलैक्स करेंगी। सो व्हाट हैपेंस हियर, रिलैक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्टेड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट करा था वो रिलैक्स करेंगी, और जब वो रिलैक्स करेंगी तो जो बाहर और आउटवर्ड एंड अपवर्ड था वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, और डायफ्राम भी जो है ये नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, लाइक दिस, इट विल बिकम लाइक दिस, एंड दे विल आल्सो कम हियर, कम टू द नॉर्मल पोजीशन लाइक दिस। ऑलराइट, सो ये दोनों ही अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रही हैं, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो एयर जो है वो बाहर जाएगी। सो व्हाट इज हैपनिंग विद द रिलैक्सेशन, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस, रिड्यूस मतलब जो बड़ी थी वो नॉर्मल हो गई तो कम हो गई, एंड सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर will increase, and hence what will happen, air moves out of lungs, और कहाँ जाएगी लंग से आउट होके, into atmosphere। Alright, so what is happening, let us write down, diaphragm becomes dome shaped, again dome shaped, एंड जो रिब्स एंड स्टर्नम है दे, इसे हम रिब केज लिख देते हैं, दिस रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन, एक्स्ट्रा नहीं, जहां पे थे वहां वापस आ गए, दे रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन हैपेंस। सो दिस इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ रिलैक्सेशन हो रहा है। नाउ
ये नॉर्मल ब्रीदिंग है स्टूडेंट्स, यानी ये हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में सिंपल सांस ले रहे हैं, हम ये तब की बात कर रहे हैं। सो नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब दोनों, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। नॉर्मल ब्रीदिंग इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नाउ वाई इट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग? क्योंकि ये जो दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण जो ब्रीदिंग हो रही है, इसमें 75% रोल डायफ्राम का होता है, और डायफ्राम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी के बीच का मसल है। सो इट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं, अगर आप ठीक से सांस ले रहे हैं सही तरीके से, तो आपकी जो एब्डोमेन है, पेट जो है, वो ऊपर नीचे इस तरह से जाना चाहिए। जब आप अगर शांति से कोई इंसान सो रहा है और आप उसकी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो, सो द एब्डोमिनल कैविटी शुड गो अप एंड डाउन। एयर अंदर आएगी, डायफ्राम नीचे पुश होगा, एब्डोमिनल कैविटी ऊपर उठेगी, एयर बाहर जाएगी, इट शुड कम डाउन। सो दिस इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज ए नॉर्मल। नाउ व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमंस? रेस्पिरेटरी रेट का मतलब स्टूडेंट्स, 1 मिनट में कितनी बार हम एयर अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं? सो इट इज 12 to 16 पर मिनट। 1 मिनट में हम 12 to 16 टाइम्स सांस लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना ज्यादा छोटा बॉडी सरफेस होगा, बॉडी साइज होगा, जैसे चूहा ह्यूमन से बहुत छोटा है तो उसकी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, उसको पर मिनट ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा CO2 बाहर फेंकना है, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा। सो रेस्पिरेटरी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज। हाथी का रेस्पिरेशन का रेट, पर मिनट रेस्पिरेशन, चूहे के कंपैरिजन में कम होगा। ऑलराइट, सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछते हैं, इसे RR बोलते हैं। सो रेस्पिरेटरी रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल ब्रीदिंग, इन विच inhalation is due to contraction of two muscles and exhalation is due to relaxation of those two contracted muscles. आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे अबाउट ब्रीदिंग। सो क्या इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, ये हमने नॉर्मल ब्रीदिंग की बात की है, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में सिंपल सांस ले रहे हैं। लेकिन हम अगर चाहें तो हम फोर्सफुली एयर बाहर भी फेंक सकते हैं, जैसा कि भस्त्रिका प्राणायाम, बाबा रामदेव के आपने देखा होगा, वो जोर से सांस बाहर फेंकते हैं और बाहर सांस फेंकेंगे तो पेट और अंदर जाएगा, like this is called forceful expiration. So now let us talk about forceful. This is not normal. Forceful expiration. What happens? नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, सिर्फ इतना हो रहा है। बट अगर आप और एक्स्ट्रा एयर बाहर फेंकना चाहते हैं, कोई सफोकेशन हो रहा है, कोई CO2 ज्यादा है बॉडी में, उसको बॉडी को बाहर निकालना है, तो क्या होगा, जो दो और मसल्स हैं अभी हम जिनकी बात करेंगे, वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वो दो तो रिलैक्स कर ही रही है, प्लस ये दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ताकि जो नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये दोनों अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, रिब्स भी और डायफ्राम भी। इनको थोड़ा सा और अंदर की तरफ धक्का देंगी, जिससे कि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम और थोड़ा कम हो जाए, प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा एयर को हम बाहर एक्सेल कर सके। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस। और कैसे होगा ये प्रोसेस, यहां पर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू मसल्स। अगेन वो दो तो रिलैक्स कर ही रही है नॉर्मली, बट दो मसल एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कौन कौन सी मसल्स करेंगे स्टूडेंट्स? वन इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो इंटरनल, ये भी रिब्स के बीच में है, तो इसीलिए इनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोल रहे हैं। बट ये इंटरनल है, इनका
जो अटैचमेंट है वो ऐसा है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिबकेज अंदर खींचेगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का ऐसा है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिबकेज बाहर जाएगा। सो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ये भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स, वही 11 पेयर्स होंगी, 11 पेयर्स। व्हाट इट विल डू, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सेम जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। सो दे मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, उल्टा, पहले अपवर्ड एंड आउटवर्ड था, सो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसके कारण से वही सेम इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम फर्दर रिड्यूसेस, सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो फाइनली मोर एयर विल बी पुश्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सेकेंडली एक और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड दैट इज एब्डोमिनल मसल्स। हमारे एब्डोमेन की कुछ मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसीलिए जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हम पेट की मसल्स को अंदर की तरफ खींचते हैं। वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्राम के ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी है जहां पर एब्डोमिनल मसल्स हैं, तो ये डायफ्राम को और धक्का देंगी। जो डायफ्राम डोम शेप था उसको और धक्का देंगी तो वो और ऊपर की तरफ खिसकेगा। सो व्हाट विल हैपन, लेट अस राइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स will happen. Again same, it pushes the diaphragm upward, pushes diaphragm upward, यानी डोम शेप से भी ऊपर। सेम इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज एंड फाइनली सेम एयर विल बी मूव्ड आउट ऑफ द लंग्स। ऑलराइट, अगर हम इसे कंपेयर करना है तो हम कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिब केज और ये मान लीजिए डायफ्राम है नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल है। नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के टाइम पे ये इस तरह से बाहर मूव करेगा और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, लेट मी राइट, दिस इज 1 एंड ये सेकेंड लाइंस जो है ये सारी 2। सो व्हाट इज हैपनिंग, 1 इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब केज, सेकेंड इज द position during inspiration. So this is inspiratory position. Bahar, outward and upward. This comes down and this goes up like this. Normal expiration में क्या हो रहा है, ये वापस normal position पर आ रहे हैं। फोर्सफुल में ये और अंदर की तरफ यानी आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूव कर जाएंगे और डायफ्राम थोड़ा सा और डोम शेप हो जाएगा। सो येलो लाइन से हम थर्ड पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज फोर्सफुल एक्सपायरेटरी पोजीशन। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से नॉर्मल एक्सेलेशन की पोजीशन कौन सी, वही पोजीशन है जो नॉर्मल पोजीशन है, दे जस्ट कम बैक टू द नॉर्मल। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक टेबल फॉर्म में सारी मसल्स को एक साथ लिख लेंगे ताकि हम बहुत इजीली इसको याद कर सकें। प्लीज नोट दिस डाउन। सो अब हम एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में ये सारे प्रोसेसेस लिख लेते हैं ताकि बिल्कुल इजीली एग्जाम के टाइम में आप बस उसको फटाफट से देखें और आपको सब याद आ जाए। सो लेट अस मेक द टेबल नाउ। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेज ऑफ ब्रीदिंग। हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं, स्टेज ऑफ ब्रीदिंग। देन वी विल राइट द मसल इन्वॉल्व्ड। फिर हम लिखेंगे
कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या रिलैक्स कर रही है। सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या हो रहा है, और फिर हम लिखेंगे कि जो वॉल्यूम है इनसाइड द लंग्स, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, उस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो कम हो रही है या वो बढ़ रही है। ऑलराइट, सो अंडर दीज हेडिंग्स हम सारे तीनों प्रोसेसेस को एक साथ कवर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज नॉर्मल इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। व्हाट इज हैपनिंग? कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? दो मसल्स इन्वॉल्व हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। याद रखने का तरीका आपको बताती हूं, आई से इंस्पिरेशन और ई से एक्सटर्नल है, दूसरी वाली कौन सी? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो ऐसा याद रखना कि आई जो है ये आपस में इनकी नहीं बनती है, एक से है, सेम बराबर पोटेंशियल के आई। तो इंस्पिरेशन में इंटरनल वाली काम नहीं आती, इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल वाली काम आती है। सो दीज आर द टू मसल्स। क्या हो रहा है इनका? दोनों का ही हमने देखा है कॉन्ट्रैक्शन होगा, और दोनों का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो वॉल्यूम है ये दोनों ही वॉल्यूम को क्या करेंगी? बढ़ाएंगी, ताकि प्रेशर कम हो और एयर अंदर आ जाए। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। नाउ सेकेंड प्रोसेस, नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन। व्हाट विल हैपन? दो मसल्स इन्वॉल्व हैं, यही दोनों मसल्स। लेट अस राइट डायफ्राम एंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स इस टेबल में से, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, सेम मसल्स, बट ये दोनों रिलैक्स कर रही हैं। सो देयर इज रिलैक्सेशन, इसका भी रिलैक्सेशन। और जब दोनों रिलैक्स करेंगी तो ये दोनों ही क्या कर रही हैं? वॉल्यूम को कम, प्रेशर को बढ़ाना, एयर को बाहर फेंकना। Alright, this table is very very important. Now let us see the third process, and third process is the forceful expiration. जब हम अपनी मर्जी से, अपनी विल से एक्स्ट्रा एयर को बाहर फेंक रहे हैं, ये तब होगा जब भी बॉडी को एक्स्ट्रा एक्सपेल आउट करना है। दो मसल्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी? एब्डोमिनल मसल्स जो डायफ्राम को पुश करेंगे और ऊपर, एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दोनों भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए ये भी क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे? ये वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगी ताकि प्रेशर बढ़े और एयर और ज्यादा अमाउंट में बाहर पुश हो। सो ये हमने एक समरी बना ली पूरे के पूरे तीनों प्रोसेसेस की, विद देयर मसल्स, द वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो भी इफेक्ट है उसका ठीक उल्टा इफेक्ट प्रेशर पे हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली एयर विल मूव इनसाइड और इट विल गो आउटसाइड। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप देखा रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम ब्रीदिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज कि हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, कितनी एयर बाहर छोड़ सकते हैं, नॉर्मली, फोर्सफुली, एंड ऑल दोज थिंग्स which are called the pulmonary or the respiratory volumes and capacity. हमारी कितनी कैपेसिटी है एयर अंदर लेने की, बाहर छोड़ने की. This all we'll discuss in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.